प्यारे बच्चों, आज का जो विषय है वो है हिंदी व्याकरण का वाक्य विचार। जैसा कि पहले हमने भाषा पढ़ा, भाषा के बाद वर्ण प्रकरण पढ़ा, वर्ण विचार, फिर उसके बाद शब्द विचार पढ़ा और शब्द विचार के बाद अब वाक्य विचार पढ़ेंगे। जैसे शब्द विचार में था कि वर्णों के सार्थक समूह को जो है शब्द कहते हैं, उसी तरह से अब वाक्य में जो है वाक्य, उसमें जो है शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब ये बताओ कि सार्थक का मतलब क्या होता है। अगर ये सार्थक ना कहा जाए तो ये परिभाषा गलत है। अगर ये सार्थक शब्द इसमें ना जोड़ा जाए तो परिभाषा गलत है। सार्थक का मतलब ये होता है कि जिसका कोई एक उचित अर्थ निकले और बोलने वाले की बात को सुनने वाला आसानी से समझ सके, इसीलिए कहा जाता है सार्थक। सार्थक और निरर्थक, अभी आपको यहाँ पर जब आप उदाहरण देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है नृत्य समाप्त की शिवानी, खूब होने पर प्रशंसा हुई। क्या मतलब? कुछ मतलब ही नहीं इसका समझ में आया कुछ समझ में। और देखो, अब जब इसको सही सार्थक रूप में लिखेंगे तो नृत्य समाप्त होने पर शिवानी की खूब प्रशंसा हुई। मतलब नृत्य का जो प्रतियोगिता थी, जो नाच का जो कार्यक्रम चल रहा था, वो समाप्त होने के बाद शिवानी की खूब प्रशंसा की, लोगों ने खूब बड़ाई की। तो इसका अर्थ निकल रहा है ना सार्थक। तो ये जो है इसीलिए कहा गया है सार्थक और निरर्थक। ये जो है ये निरर्थक है, मतलब ये वाक्य की सही परिभाषा नहीं है। वाक्य की सही परिभाषा के अनुसार ये खरा उतरता है। उसी तरह दूसरे में है, देखा बहुत मैंने एक व्यक्ति शक्तिशाली। देखा मैंने बहुत एक शक्तिशाली, ये निरर्थक है ना। इसमें कुछ समझ में आया? देखा बहुत मैंने एक व्यक्ति शक्तिशाली, क्या मतलब? कुछ नहीं समझ में आया होगा। देखो दूसरा वाला, देखो इसका जो सार्थक है, मैंने एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति देखा, कि मैंने एक बहुत ही अच्छा हष्ट पुष्ट सामर्थ्यवान, जिसके अंदर ताकत हो, ऐसे व्यक्ति को देखा। इसका मतलब ये है। तो जो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, उसके अनुसार हमारी एक तो ये वाला वाक्य सही निकलता है और ये वाले जो है ये गलत है उसके हिसाब से। ये तो हुआ वाक्य। अब वाक्य के गुण क्या हैं? गुण किसी चीज़ का होता है, किसी व्यक्ति में गुण होते हैं, किसी वस्तु में गुण होती है, तो उसका गुण होता है। किसी में थोड़ा अच्छे होते हैं, किसी में थोड़ा बुरे होते हैं। लेकिन जो एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है या अच्छे किसी चीज़ की पहचान होती है, उसके बारे में बताया कि क्या गुण है उसके। एक अच्छा वाक्य वही है। अच्छा वाक्य मतलब सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया। जो वक्ता, बोलने वाला जो होता है, वक्ता किसको कहते हैं? जो बोलने वाला होता है। जो वक्ता के भावों या विचारों को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने में सफल हो। कहने का मतलब ये है कि वाक्य ऐसा होना चाहिए कि जो बोल रहा हो व्यक्ति, जो वक्ता है, वो जो सुनने वाला है उसकी बात को स्पष्ट रूप से समझ सके। यही एक अच्छे वाक्य का गुण होता है। अच्छा, अगला पॉइंट है इसका, वाक्य के अंग। अब वाक्य के कितने अंग हैं? जैसे आप कहते हो शरीर के अंग, शरीर में भी सारे अंग हैं। कोहनी है, टुड्डी है, ये घुटना है, उसके नीचे फिर पैर है, तो ये भी तो अंग है ना। इसी तरह से जो है वाक्य के अंग, वाक्य के कितने अंग हैं? 2 अंग हैं। कौन कौन सा? एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। कौन कौन से अंग हैं? एक उद्देश्य है और एक विधेय है। अब जानते हैं कि उद्देश्य क्या है। वाक्य में जो उद्देश्य है वो क्या है? वाक्य में जो भी वाक्य है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो या बताया जा रहा हो, उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में, यानी मुख्य रूप से कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। जो उस
वाक्य में करने वाला होता है, जो कर्ता होता है, जिसके लिए कुछ बात कही जा रही है, वही जो है उसका उद्देश्य होता है। आगे उदाहरण से समझेंगे। अब हम आगे उदाहरण से देखते हैं। जैसे पक्षियों ने दाने चुग लिए, गरीब आदमी को भोजन दो। अब यहाँ पर कर्ता क्या है? पक्षी। अब यहाँ पर क्या है कर्ता? गरीब आदमी। अब ये क्या हैं? यही उद्देश्य हैं। क्या हैं? यही तो बताया गया है कि ये उद्देश्य हैं। यहाँ पक्षियों तथा गरीब आदमी के विषय में कुछ कहा जा रहा है, इसलिए इसे ही उद्देश्य कहते हैं। अब दूसरा अंग आता है विधेय। अब विधेय क्या है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। मतलब कर्ता के लिए जो कुछ भी कहा जा रहा है या जो उसका क्रिया है, जो कर्ता कर रहा है, वही जो है उसका विधेय है। जैसे समाचार पत्र में अनोखी घटना छपी है। समाचार पत्र क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। अनोखी घटना छपी है, ये उसकी क्रिया हो गई। मतलब ये जो है उस के बारे में कहा जा रहा है, किसके? उद्देश्य के बारे में, कि अनोखी घटना छपी है। जैसे अतुल साइकिल चला रहा है, अतुल के बारे में कहा जा रहा है, साइकिल चला रहा है, ये विधेय हो गया और ये उद्देश्य हो गया। ये तो हो गया। अब वाक्य के भेद। अभी आप पढ़ रहे थे वाक्य के अंग, अब वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद हैं, एक तो रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम रचना के आधार पर जान लेते हैं। रचना के आधार पर भी वाक्य के तीन भेद हैं। कैसे? जैसे आपके दादा होंगे, आपके दादा के दो बेटे होंगे, उन बेटों के भी दो दो या तीन तीन बेटे होंगे। उसी तरह से यहाँ पर क्या है? वाक्य के भेद में रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब ये दो बेटे हो गए दादा के, अब इनके भी बेटे जो हैं उनका वर्णन कर लेते हैं। अब रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। कौन कौन से हैं वो तीन भेद? उनके बारे में जान लेते हैं। पहला है सरल या साधारण वाक्य, चाहे उसे सरल कह लो चाहे साधारण कह लो। दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। सरल या साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय तथा एक ही मुख्य क्रिया हो, मतलब एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो और एक ही मुख्य क्रिया हो, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। अब उदाहरण से देख लेते हैं। देखो, जैसे कल विद्यालय बंद रहेगा, विद्यालय बंद रहेगा, सब एक एक चीज़ ही हैं। एक उद्देश्य है, एक विधेय है और एक ही क्रिया है। बाजार खूब सजा है, एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है। क्रिया है, यही क्रिया भी है, यही विधेय भी है इसमें, और बाजार उद्देश्य है। तो ये हो गए सरल। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक समान स्तर के उपवाक्य, समान स्तर का मतलब कि दो बराबर स्तर के, दो बराबर लेवल के, जिनका बराबर में महत्व हो, दो या दो से अधिक समान स्तर के उपवाक्य योजक शब्दों से जुड़े हों। योजक क्या होते हैं? लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, और, ये सब क्या हैं? योजक हैं। उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे नेताजी सभा में आए और सभा शुरू हो गई, ये योजक है। और सभा शुरू हो गई। अब यहाँ पर क्या था? दो समान उपवाक्य कहा गया था। सभा में आए और सभा शुरू हो गई, मतलब समान ही है ना एक दूसरे के। और जो है ये योजक हो गया। रमेश ने बहुत परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया, परंतु, ये योजक हो गया। सफलता नहीं मिली, ये इसी पर आधारित है। दो उपवाक्य एक समान योजक शब्दों से जुड़े हुए हैं। अब तीसरा है मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। एक तो प्रधान होता है लेकिन उसके बाद जो होते हैं उसी पर निर्भर होते हैं, उसी पर आश्रित होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जब जागो तब सवेरा, मतलब जब जागो तब सवेरा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ज्यों ही मैं उतरा त्यों ही बस चल पड़ी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं वहाँ वहाँ आऊँगा, मतलब जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ, जैसे जैसे
वैसे वैसे, जिसकी उसकी, ये सब क्या है? ये हैं मिश्र वाक्य के उदाहरण। तो बस अब आज का वीडियो यहीं तक। बच्चों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।